हेलो स्टूडेंट्स, बिरला इंटरनेशनल स्कूल वेलकम्स यू। आज का अपना टॉपिक है कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये कोई मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम का ये ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट से एक चार्ज Q1 डिस्टेंस पर, Q1 चार्ज ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, और एक सेकेंड चार्ज Q2 ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर प्लेस है। ठीक है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस। ठीक है, R1, R2, Q1 और Q2 चार्ज की यूनिट वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, चलिए अब ये चार्ज इस चार्ज पर सपोज फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस में वेक्टर आर ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा फोर्स का, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये कूलॉम लॉ में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो वेक्टर R है, ये यहां से यहां तक R1 था, ये यहां से यहां तक R2 था, और यहां से यहां तक मैं फोर्स निकाल रहा हूं वो F2 पे, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। ठीक है, ड्यू टू Q1 फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने R1 R वेक्टर लिया था। अब ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और इस ट्रायंगल लॉ से मैं क्या लिख सकता हूं, R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। इससे मेरे पास R वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, या फिर आप सीधा ये समझ सकते हैं कि भाई जब वेक्टर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल R2 यहां तक का, इनिशियल R1 यहां तक का, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए कि ये Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाती। ठीक है, उसकी डायरेक्शन इधर हो जाती, और उसका जो वैल्यू आता K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मोड ऑफ वेक्टर R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो R का वैल्यू होता वो क्या हो जाता, कहां से कहां तक था, ये लगा रहा है इसके ऊपर, तो फाइनल हो जाता ये, तो R1 माइनस R2 हो जाता। ठीक है, तो वो समझ में आया। तो ये चार्ज अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फाइनल ये हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये चार्ज अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो आया है K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू ये है मेरे पास। ठीक है, पुट कर देता हूं, F वेक्टर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मोड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मेरे को वेक्टर की फॉर्म में बदलना है। अभी तक ये हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में हमने अभी नहीं बदला। अब देखो कैसे बदलेंगे, अगर सपोज मैं ये मैग्नीट्यूड हटाता हूं, ठीक है, तो जैसे ही मैग्नीट्यूड हटाता हूं, इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं फोर्स को,
तो मेरे को इसके सामने ये वाला फॉर्मूला अभी मैग्नीट्यूड है। जब वेक्टर में लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीज चाहिए, 11th क्लास की चीज है। ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, वही तो वेक्टर होता है। ठीक है, और ओनली फॉर अगर वेक्टर है तो वो तो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या ले लेता हूं मैं, डायरेक्शन हम लोग किससे लेते थे 11th क्लास में, आपको याद होगा, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, इसका वैल्यू यहां पुट कर लीजिए। तो वेक्टर एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर इनटू R कैप, यूनिट वेक्टर का वैल्यू पुट कर लो, R अपॉन वेक्टर R अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R। ठीक है, R का वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल मैं लिख देता हूं यहां पे। तो ये बन जाएगा F वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मोड इनटू वेक्टर R, इसकी जगह में ये वैल्यू पुट करूंगा तो R2 माइनस R1, ये तो वेक्टर में ही है, और नीचे वापस इसका मैग्नीट्यूड, तो ये सेम आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा R2 माइनस R1 इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये स्क्वायर और इसका पावर 1 कितना हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आया है फोर्स का वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, अच्छी तरह से देख लो, के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और R2 वेक्टर R2 माइनस R1 ये वेक्टर की फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट बना रखा है इनटू में। अब देखिए, अगर भाई ये फोर्स जो है ना, Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, Q1 चार्ज किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 पे, तो मैं इसको F21 भी लिख सकता हूं। ठीक है, फोर्स ऑन Q2 Q1। ठीक है, तो F21 लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास जो वैल्यू मिल रही है F21 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 F21। ठीक है, तो 2 माइनस 1 आ गया। और अगर आप ये चार्ज, अगर Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, F12। ठीक है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, Q1 पे, कौन लगा रहा है, Q2। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस हो जाएंगे, के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब इनटू R1 माइनस R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चले, नोट कर देना पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब लॉ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और 11th में हमने एक लॉ पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू निकाला था Fg। ठीक है, इन दोनों लॉ के अंदर कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो थोड़ा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स
कि मैं पहले सिमिलरिटी बताता हूँ, ठीक है, इनमें क्या चीजें सेम है दोनों लॉ में। सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। नंबर 1, इन दोनों के अंदर इसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था K(Q1)Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, याद होगा ये तो आपको। सबसे पहली सिमिलरिटी जो है ना वो ये है कि ये दोनों, ये लॉ और ये दोनों लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और ये लॉ क्या होता था, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इस लॉ को फॉलो करता है। ये दोनों में सेम चीज है, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर सिमिलरिटी ये होती है दोनों के अंदर कि दोनों लाइन जॉइनिंग के अलोंग होता है। ये जो फोर्स होता है ना, किसके अलोंग होता है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग, लाइन जॉइनिंग अलोंग, तो दोनों फोर्स होते हैं वो किसके अलोंग होते हैं, लाइन जॉइनिंग के अलोंग होते हैं। ये तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंस की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस सबसे पहला जो डिफरेंस है ना वो तो ये डिफरेंस है कि ये जो फोर्स है ये मीडियम पर डिपेंडेड है। मैंने बताया भी था जब कूलॉम लॉ पढ़ाया था तब आपको, ये जो लॉ है वो मीडियम पर डिपेंडेड है, मीडियम पर डिपेंडेड है। और ये जो लॉ है ये मीडियम पर डिपेंडेड नहीं है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो इसका कांस्टेंट है जो G, उसका वैल्यू फिक्स होता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब इसका वैल्यू फिक्स है, किसी भी मीडियम के लिए इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको याद होगा 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता था K का, कूलॉम कांस्टेंट इसको बोलते हैं 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंस में सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। K का जो वैल्यू है वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेड है या नहीं। जैसे ही अगर हम लोग ये जो वैल्यू हमने किसके लिए बताया था, एयर और वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए बताया था, लेकिन ये जो वैल्यू है कैपिटल G का, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू चाहे पानी हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे फ्री स्पेस हो, सबके लिए इसका वैल्यू फिक्स होता है, तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेड है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेड नहीं है, ठीक है। चलिए पहली बात होगी मीडियम की। सेकेंड में बात कर रहा हूं, इसका जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है, देखिए K का वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू चेक कर देते हैं, G का वैल्यू 6.67 into 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। चलिए हो गया। दूसरा जो इसके अंदर डिफरेंस है, ये जो वैल्यू है ना Fe, वो इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। अब छोटा होने का मतलब रीजन मैं यहां से दिखा सकता हूं आपको, देखो इसका वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 है, ये प्लस का 9 है, लेकिन इसका जो कांस्टेंट है वो 10 की पावर -11 है, ठीक है। तो ये माइनस का 11 है, ये प्लस का 9 है, तो इसका जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है कम होता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, ये मीडियम के ऊपर। और ये जो वैल्यू है ना ग्रेविटेशनल फोर्स,
ये वैल्यू इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इसका एक मैं क्वेश्चन आपको आगे बता दूंगा, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया था कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो ग्रेविटेशनल लॉ से सिमिलरिटी रखता है, कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है, लगभग उससे मिलता जुलता हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंपेयर कर रहे थे इनका, दोनों का, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन आपको छोटा सा क्वेश्चन के रूप में समझा देता हूं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफ ई एंड एफ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का रेशियो निकालना है। किसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और सेपरेशन विथ सम डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे को इन दोनों फोर्स का रेशियो क्या आएगा निकालना है, ठीक है। और मीडियम मैं यहां पे ले रहा हूं एयर या फ्री स्पेस ले लो, ठीक है। तो देखिए मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूं आपको, निकाल के बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर 12, ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर 22, ऑप्शन नंबर सी 10 की पावर 32, ऑप्शन नंबर 4 10 की पावर 42, ठीक है। आप भी करिए, मैं भी बताता हूं। एफ ई का फॉर्मूला क्या होता था? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो निकालना है, डिवाइड करा देता हूं। तो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। डाटा सारा आप लोगों को पता है, नहीं तो मैं वापस बता देता हूं। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू लिया हमने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या लिया था? इलेक्ट्रॉन लिया था। तो वैल्यू क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। M1 इक्वल टू M2, इलेक्ट्रॉन ये तो दोनों का मास भी सेम होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। K फॉर कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख के पुट करके अगर इसको सॉल्व किया जाता है तो इन दोनों का जो रेशियो होता है एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू, वो आता है लगभग 10 की पावर 42। क्या आएगा? 10 की पावर 42, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। तो इससे मैं एफ ई इक्वल टू ये लिख सकता हूं 10 की पावर 42 एफ जी। मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का लगभग 10 की पावर 42 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है ना, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इससे छोटा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 42 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। चलिए अब हम वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा है कूलम्ब लॉ का, तो उसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं कि उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ठीक है। नोट कर लेना इसको। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। सपोज ये कोई सिस्टम है, यहां पर -2 कूलम का चार्ज है, 3,4 इसके कोऑर्डिनेट है।
और एक यहां पर 5 कूलम का चार्ज है 6,8 पर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे दिए। तो मेरे को फोर्स निकालना है 5 कूलम चार्ज पे। किसके ऊपर निकालना है? 5 कूलम चार्ज पे। किसके द्वारा? -2 कूलम चार्ज। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें हम लोगों को बीच का कोई डिस्टेंस दे नहीं रखा है, तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से सॉल्व इसको नहीं कर सकते, वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब वेक्टर फॉर्म वाला जब ये फॉर्मूला हम लोग लिखा था F12 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन 12 है, तो R वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 मैग्नीट्यूड क्यूब इनटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये फॉर्मूला जब भी हम लोग यूज लेंगे तो साइन के साथ लेंगे। ठीक है, किसके साथ लेंगे? साइन के साथ। प्लस का चार्ज है या माइनस का चार्ज है, साइन के साथ रखेंगे इसके अंदर वैल्यू। ठीक है, Q1 Q2 का जब भी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो साइन के साथ रखेंगे। और जो कूलम वाला फॉर्मूला था उसमें हम लोग साइन नहीं लेते, क्योंकि उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं और मैग्नीट्यूड ऑलरेडी माइनस ले, अगर कोई चार्ज माइनस होगा तो भी मैग्नीट्यूड में प्लस हो जाएगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसको हमें Q1 और Q2 का जो वैल्यू रखेंगे इनपुट करेंगे वो साइन के साथ रखना है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं। पहले तो मैं इसका वेक्टर निकाल देता हूँ, डिस्टेंस निकाल देता हूँ। ठीक है, तो R1 माइनस R2, ठीक है, इसके ऊपर निकालना है हम लोगों को। तो हम लोगों को, ये तो मैंने फॉर्मूला 1 2 का बताया है, लेकिन हम लोगों को निकालना है इसके ऊपर इसके द्वारा। तो फाइनल कौन सा हुआ? F12 नहीं लिखा, ऐसे लिख देता हूं। चलिए, K की जगह K इंटू Q1 Q2। ठीक है, तो Q1 Q2 क्या है? -2 इंटू 5। ठीक है, अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड का, और इंटू में इन दोनों का यूनिट वेक्टर। तो इसका वैल्यू मैं अलग से आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, बाद में उधर पुट कर लेंगे। तो R इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, R1 R2 यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल से। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों में से फाइनल कौन हुआ? ये माइनस इनिशियल ये हुआ। ठीक है, तो इसका बन जाएगा 6i, x का कोऑर्डिनेट 6i। ठीक है, माइनस इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 3i। ठीक है, प्लस y का कोऑर्डिनेट 8i माइनस 8j माइनस 4j। ठीक है, तो कितना आ गया? 3i प्लस 4j, ये आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पे ये इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला था 11th क्लास में, याद हो तो। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके रूट निकाल लो। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? √25। तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 आ गया। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। ठीक है, और हम लोगों को जो यहाँ पे पुट करना है ना, वो क्या करेंगे? 3i प्लस 4j। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन, इसको सॉल्व कर लीजिए। -10k अपॉन 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 3i प्लस 4। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा k अपॉन 12.5 कर दिया डिवाइड, माइनस इसके अंदर भेज देता हूं। ठीक है, तो -3i माइनस 4j, ये आंसर आएगा फोर्स का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलो
तो आज के हमने इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया कि कूलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो कूलाम का लॉ जो है वो 11 के अंदर ग्रेविटेशनल लॉस के साथ किस टाइप से सिमिलर है, किस टाइप के साथ उसके डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन आज के टॉपिक में हुआ। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम लोग इसकी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।